हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज क्या है, हिंदी मॉडल पेपर सेट 3 का तैयारी करवाने जा रहे हैं। आइए क्वेश्चन पे। खंड ओ है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। सेम ऐसे ही एग्जाम में आएंगे, ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। खंड ओ रहेंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से कहीं 50 प्रश्न के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्रक पर चिन्ह करें। ठीक है, यहाँ 50 मल्टीप्लिकेशन 1 है तो 50 ही होंगे। ठीक है, तो 1 नंबर में कौन सा सवाल है, कौन सा क्वेश्चन है, 1 नंबर में दिया गया है। बुढ़ापा में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा पे इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, तो इसमें ठीक है, इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संख्या है? तो ए में दिया गया है जातिवाचक, ठीक है, और बी में है व्यक्तिवाचक, और सी में है भाववाचक, डी में है समूहवाचक। तो बुढ़ापा पे इंसान बिल्कुल क्या बन जाते हैं? बच्चा बन जाते हैं। नहीं, क्या बच्चा बन जाते हैं। बुढ़ापे पे इंसान क्यों बिल्कुल बच्चा बन जाता है। बच्चा कौन सा ये है? ठीक है, वाचक है। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सा होते हैं? जातिवाचक, जिसमें क्या एक जाति का बोध होता है। ठीक है, जाति का, जैसे बकरी हो गया, गाय हो गया, तो ये नहीं हुआ। और बी में क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी व्यक्ति, स्थान या खास वस्तु का बोध होता है। तो व्यक्तिवाचक, जैसे कि हो गया, जैसे कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, क्या हो गया? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ये भी नहीं होंगे। भाववाचक संज्ञा, जिसमें भावों का बोध होता है, जिसमें भावनाओं का बोध होता है, जैसे कि खुशी, हमको अंदर से एक साइड खुशी मिला, तो ये क्या है? भावनाओं का बोध हुआ। जैसे कि जवानी हो गया, ये क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। समूहवाचक क्या? जिसमें क्या होते हैं? समूह का बोध होते हैं। ठीक है, जिसमें झुंड और समूह का बोध होते हैं, उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। तो ये समूहवाचक संज्ञा, जैसे कि अंगूर का गुच्छा हो गया, तो ए भी, डी भी नहीं होंगे, भी नहीं होंगे, ए भी नहीं होंगे। सी में बिल्कुल सही आंसर है भाववाचक संज्ञा। इसमें भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिसमें फीलिंग आते हैं। ठीक है, जैसे मिठास हो गया, मिठास क्या आ गया? भाववाचक संज्ञा। मिठास में आवट आ गया तो भाववाचक संज्ञा। तो इसमें क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा क्या हो? बच्चा हो गया, जवानी हो गया, इसका एग्जाम्पल है। और टू, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 नंबर में है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो ए में है 4, बी में है 3, और सी में है 5, और डी में है 2। तो विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। तो 4 भेद कौन कौन है? नंबर को से आंसर 4 भेद कौन कौन है? तो विशेषण के 4 कौन कौन भेद हैं? तो गुणवाचक विशेषण, पहला होंगे गुणवाचक विशेषण, और दूसरा होंगे परिणामवाचक विशेषण, और तीसरा होंगे सार्वनामिक विशेषण, और चौथा होंगे परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, तो विशेषण के 4 प्रकार हैं। 3 नंबर में है, आप आपने क्या खाया है? इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? आपने क्या खाया है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ए में है निश्चयवाचक सर्वनाम, बी में है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और सी में है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और डी में प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आपने क्या खाया, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो निश्चयवाचक क्या है? एक निश्चित आकार का बोध होता है, ए भी नहीं होंगे। और बी में क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें अनिश्चित का बोध होता है, ये भी नहीं होंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम, आपने क्या खाया, ये क्वेश्चन में ये सवाल ही कह रहा है कि आपने क्या खाया, तो ये क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, जैसे कि आप कहाँ जाते हैं, आप क्या करते हैं, तो ये क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। ये पूछने का काम कौन करते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो क्या है पे? आपने क्या खाया, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 नंबर में है क्या? भविष्य। ठीक है, भविष्य काल के कितने प्रकार हैं? ए में है 4, बी में है 3, और सी में है 2, और डी में है 5। भविष्य काल के कितने प्रकार हैं? तो भविष्य काल के कितने प्रकार थे? 3 प्रकार हैं। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। कौन कौन है? भविष्य काल के 3 प्रकार, तो कौन कौन है? ठीक है, तो ए में है सामान्य, लिख लेते हैं।
सामान्य क्या है? भविष्य काल। यहाँ क्या होंगे? भविष्य काल होंगे, ठीक है। सामान्य भविष्य काल लिख लेते हैं, भविष्य काल। और दूसरा में है संभाव्य भविष्य काल, ठीक है। दूसरा में ठीक है, दूसरा में संभाव्य भविष्य काल। और तीसरा में क्या है? तीसरा में क्या है? और हेतु हेतुमंद भविष्य काल। तो भविष्य काल कितने प्रकार है? 3 प्रकार हैं। कौन कौन है? ठीक है, एक नंबर में है सामान्य भविष्य काल, और दूसरा में है संभाव्य भविष्य काल, और तीसरा में हेतुमंद भविष्य काल, ठीक है। 5 नंबर में है, 5 में कौन सा सवाल है देखते हैं, ठीक है। दध्योधन का संधि विच्छेद क्या है? ए में है दधि जोड़ उदन, और बी में है दधि जोड़ ओदन, और सी में है दधि जोड़ उदन, और डी में है दधि जोड़ ओदन। तो दध्योधन का संधि विच्छेद क्या होंगे? तो संधि क्या है? दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। तो दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को क्या संधि कहते हैं? जैसे विधा जोड़ाली, विद्यालय हो गया, तो क्या बोल रहा है? संधि विच्छेद बोल रहा है, दध्योधन का संधि विच्छेद। तो इसमें क्या होंगे? विनिमय बिल्कुल से आंसर दधि जोड़ ओदन क्या होते हैं? दध्योधन, ठीक है। 6 नंबर में दिया गया सवाल है, राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस प्रकार की विभक्ति है? ए में है कर्म, बी में है संप्रदान, सी में है संबंध, और डी में है करण। तो राम ने भिखारी को क्या दिया? को क्या होंगे? आपको पहचानना है को क्या होंगे, कौन सी विभक्ति है, किस कारक की विभक्ति है। तो क्या है? ए में है कर्म, बी में है संप्रदान, सी में है संबंध, और डी में है कर्म। तो कर्म क्या है? कर्म ने, ठीक है, कर्म ने संप्रदान को के लिए, संबंध के लिए, और यहाँ क्या है? करण, करण क्या है? को के लिए, ठीक है। तो राम ने भिखारी को पैसे दिए, तो भिखारी को राम ने क्या दिया? भिखारी को क्या दिया? पैसे दिया। तो ये क्या करते हैं? राम देने का काम करते हैं। देने का काम कौन करते हैं? दान कार्य करते हैं, ठीक है। देने का काम करते हैं, बिना बिल्कुल सही आंसर है, देने का काम करते हैं संप्रदान कार्य। मान लेते हैं एग्जाम्पल में क्या है? सीता, ठीक है, सीता ने कमल दिया, सीता ने राधा को कमल दिया। तो सीता क्या करते हैं? राधा को कमल देने का काम करते हैं। तो देने का काम कौन करते हैं? संप्रदान कार्य, एक दूसरे को क्या करते हैं? संप्रदान जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें बी नंबर को सही आंसर है। 7 नंबर में दिया गया क्वेश्चन है, लोहा पुरुष में कौन सा समास है? ए में है द्वंद्व, बी में है नौ, ठीक है, सी में है कर्मधारय, डी में है द्विगु। लोहा पुरुष में कौन सा समास है? तो लोहा पुरुष में कौन सा समास है? तो इसी ने बिल्कुल सही आंसर कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, ठीक है। लोहा पुरुष, लोहा ने पुरुष, ठीक है। तो 8 नंबर में कौन सा समास, सॉरी 8 नंबर में दिया गया क्वेश्चन है, निर्जल में कौन सा उपसर्ग है? ए में है नी, ठीक है, नो हर्षिकार, बी में है नीर, और सी में है नो दीर्घिकार, और डी में है नीर। तो निर्जल में कौन सा उपसर्ग है? तो निर्जल उपसर्ग क्या होते हैं? जो फर्स्ट में आते हैं उपसर्ग, ठीक है। तो यहाँ निर्जल, निर्जल ये क्या है? फर्स्ट वाला है। तो निर्जन में क्या होंगे? ये रेफ है। तो निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? तो ये बिना बिल्कुल सही आंसर है, निर्म होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 नंबर में दिया गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? ए में है शोणित, बी में है शोणित, और सी में है शोणित, और डी में है शोणित। तो निम्नलिखित शब्द में कौन सा शुद्ध शब्द है? तो ये क्या है? ये भी गलत है, ठीक है, ये भी अशुद्ध है, ये शुद्ध नहीं है, शोणित। और यहाँ ये क्या है? बिल्कुल ये सही होंगे, शोणित धड़ से होंगे। तो निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शोणित है। ये भी गलत दिया गया प्रश्न है, ठीक है। तो नहीं, प्रश्न नहीं, ये उत्तर है शोणित। और 10 नंबर में दिया गया क्या है? यदि ए एक, ठीक है, यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किस में परिवर्तित हो जाता है? ए में है आई, बी में है आई, और सी में है अब, डी में है आप। यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किस में परिवर्तित हो जाते हैं? तो बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, आई में परिवर्तन हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 11th में
कौन सा सवाल है, जरा पढ़ते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें क्या बोलते हैं, शुद्ध वाक्य चुनने को बोलते हैं। ए में है क्या, आपके दर्शन कब होंगे, बी में मैंने यहाँ काम करा है, और सी में है प्यास से होठ सूख रहा है, और डी में है मेरा बात सुनो। तो निम्न वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आप लोगों को बताना है कौन सा शुद्ध शब्द है। तो आपके दर्शन कब होंगे, ये बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है। ये क्या है, आपके दर्शन कब होंगे। इसका भी कोई पता नहीं चलता है, मैंने यहाँ काम करा है, तो ये नहीं होंगे, मैं यहाँ काम कर रही हूँ, ये भी होंगे, ये भी गलत है। प्यास से होठ सूख रहा है, प्यार से होठ सूख रही है, ये भी होंगे। मेरा बात सुनो, ये भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन होंगे, ए नंबर बिल्कुल सही आंसर। आपके दर्शन कब होंगे, बिल्कुल शुद्ध दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 नंबर में है, हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए में हाथ धोना, बी में सफाई करना, और सी में चोरी करना, डी में गंदगी फैलाना। हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होते हैं? तो चारों में कौन सा ऑप्शन है, हाथ साफ करना? तो क्या होंगे, ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है, हाथ धोना। ठीक है, हाथ धोना क्या होते हैं, हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, 12 नंबर में हो गया। और 13 नंबर में आइए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? ए में है हितैषी, बी में है हितैषी, और सी में हितैषी, और डी में हितैषी। तो निम्न शब्दों में कौन सा शुद्ध शब्द यहाँ पे चुनना है? तो शुद्ध शब्द कौन है, सी में बिल्कुल सही आंसर है, हितैषी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, 14 नंबर में है, अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? ए में है माँ, बी में है तिम, सी में है इम, और डी में है तम। तो अंतिम में कौन सा शब्द है? तो प्रत्यय क्या है, प्रत्यय क्या होते हैं, जो क्या लास्ट में आते हैं। उपसर्ग क्या है, शुरू में आते हैं, और क्या शब्द के शुरू में आते हैं, कौन, उपसर्ग। और प्रत्यय क्या आते हैं, ठीक है, शब्द के अंत में आते हैं। तो अंतिम, अंतिम का मतलब अंतिम से ही पता चलता है, अंतिम इम आ गया, तो ये सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, इम, अंतिम इम होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 50 में दिया गया प्रश्न है, अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? ए में है द्विगु, बी में है अभिभाव, और सी में है बहुब्रीहि, डी में है नौ। तो अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? तो आप लोग थ्योरी में पढ़े होंगे, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? तो अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, अष्टा क्या है, अष्टा क्या है, संख्यावाचक है, जिसमें संख्यावाचक का बोध होते हैं, उसमें कौन से विभक्ति लगते हैं, यानी समास लगते हैं? तो द्विगु, द्विगु क्या है, एक अष्टाध्यायी में, ठीक है, अष्टाध्यायी द्विगु होंगे, अभिभाव भी नहीं होंगे, बहुव्रीहि भी नहीं होंगे, नौ भी नहीं होंगे, अष्टाध्यायी में यही होंगे द्विगु। ये क्या करते हैं, संख्यावाचक का बोध कराते हैं। और ठीक है, 50 नंबर हो गया। 60 नंबर में है, ठीक है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं अप्रत्यक्ष कारण क्या है? ए में सती प्रथा, बी में दहेज प्रथा, और सी में जाति प्रथा, डी में बाल विवाह प्रथा। तो भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख अप्रत्यक्ष कारण क्या है भारत में? तो क्या है, सती प्रथा भी नहीं है, और पहले थे सती प्रथा, अभी नहीं है फिलहाल में, और दहेज प्रथा भी नहीं है। तो सी नंबर बिल्कुल सही आंसर, जाति प्रथा। जाति प्रथा क्या है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख अप्रत्यक्ष कारण है। ठीक है, बाल विवाह भी नहीं होंगे ये। ठीक है, तो 70 नंबर में दिया गया प्रश्न है, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? ए में है विनोद कुमार शुक्ल की, और बी में है अशोक वाजपेयी की, सी में है अमरकांत की, और डी में एथन मिस की। तो पेड़ पर कमरा, ठीक है, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल, ये नंबर बिल्कुल सही आंसर है, विनोद कुमार शुक्ल की। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 80 नंबर में, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? ए में डरते विश्वास, बी में दही वाली मगम्मा, और सी में नगर, और डी में माँ। तो बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? थ्योरी क्लास में आप लोग पढ़ते होंगे, दही वाली मगम्मा कहानी कहानी का अनुवाद किसने किया? तो बी नंबर सही आंसर है, दही वाली मगम्मा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 90 नंबर में है, ठीक है, कवयित्री अनामिका का जन्म कब हुआ? ए में है 1961 ईस्वी में, बी में है 1962 ईस्वी में, और सी में 1963 ईस्वी में, और डी में 1965 ईस्वी में। तो कवयित्री अनामिका का जन्म कब हुआ? तो 1900, ठीक है, 19 क्या होते हैं, 1962 ईस्वी में नहीं होंगे, 1961 ईस्वी में होंगे। कवयित्री अनामिका का जन्म हुआ था 1961 ईस्वी में हुआ था।
20 नंबर में है घनानंद की भाषा क्या है? ए में है अवधी, बी में है ब्रज भाषा और सी में प्राकृत और डी में पाली। घनानंद की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है। बी में बिल्कुल सही आंसर है, ब्रज भाषा होंगे। 21 में क्या प्रश्न है? किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? ए में है बेटियों के अनुसार, बी में खोका के अनुसार और सी में है मदन के अनुसार, डी में गिरधर के अनुसार। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांत को भी बदल दिया था? तो खोका के अनुसार। बी में बिल्कुल सही आंसर है, खोका के अनुसार। 22 वाला प्रश्न है, ठीक है, दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? ए में है हैकल, बी में है हकर्स और सी में है वारेन हैसी टंगस और डी में है विलियम जोन्स। तो दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो वारेन हैसी टंग्स को मिला था। सी में बिल्कुल सही आंसर है, वारेन हैसी टंग्स को मिला था। आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 23, ठीक है, क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। क्या दिया गया है प्रश्न? दैत्य विश्वास किस भाषा से अनुदित है? ए में है कन्नड़, बी में है तमिल और सी में उड़िया और डी में गुजराती। दैत्य विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो उड़िया। सी में बिल्कुल सही आंसर है, उड़िया भाषा से अनुदित है। 24 वाला क्वेश्चन है, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? ए में है जीवनानंद दास, बी में है अनामिका और सी में है सुमित्रा नंदन पत और डी में रेनन मारिया रिल्के। तो दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? तो डी में बिल्कुल सही आंसर है, रेनन मारिया रिल्के की। 25 वाला क्वेश्चन है, जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? ए में है मन विगम और बी में है वनलता सेन और सी में है रूपसी बंगला, डी में है झरा पालक। तो क्या होंगे इसमें? वनलता सेन होंगे। बी में बिल्कुल सही आंसर है, वनलता सेन। 26 वाला प्रश्न है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? ए में है पुस्तक की शिक्षा, बी में है यंत्रों की शिक्षा, सी में बुद्धि की शिक्षा और डी में हृदय की शिक्षा। तो आध्यात्मिक शिक्षा में गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो हृदय की शिक्षा। डी में बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन 27 वाला प्रश्न है, आवनियों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? ए में है 27 और बी में 28 और सी में है 29 और डी में 30। तो क्या ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है, 27। 28 वाला प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? ए में है उड़िया, बी में है गुजराती, सी में है राजस्थानी और डी में है कन्नड़। तो धरती कब तक घूमे किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो सी में बिल्कुल सही आंसर है, राजस्थानी। 29 वाला प्रश्न है, ठीक है, पापाती को कौन सा रोग था? ए में टिटनेस, बी में हैजा और सी में कैंसर और डी में है मेनिनजाइटिस। तो डी में बिल्कुल सही आंसर होंगे, मेनिनजाइटिस। पापती को ऐसा रोग था, मेनिनजाइटिस। 30 नंबर में है, वीरेंद्र डगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ए में है इसी दुनिया में, बी में है दुष्चक्र में सृष्टा और सी में है पहल पुस्तिका और डी में कवि ने कहा। तो वीरेंद्र डगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो बी में बिल्कुल सही आंसर, दुष्चक्र में सृष्टा। 31 वाला प्रश्न है, प्रदेश की विधा पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? ए में सबकी बुद्धि भारतीय हो गई, बी में सबकी बुद्धि विदेशी हो गई और सी में है सबकी बुद्धि आध्यात्मिक हो गई और डी में उपयुक्त सभी। तो प्रदेश की विधा पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? तो सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। बी में बिल्कुल सही आंसर है। 32 वाला प्रश्न है, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? ए में है ईश्वर पेटलीकर, बी में है सातपुरी होता और सी में सुजाता और डी में श्रीनिवास। नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो सुजाता बिल्कुल सही आंसर है, सी नंबर का सुजाता होंगे। 33 वाला प्रश्न है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? ए में है मनुष्यता के और बी में सभ्यता के और सी में पाशवी वृत्ति के और डी में सौंदर्य के। तो लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है? तो पाशवी वृत्ति के। सी में बिल्कुल सही आंसर है, पाशवी वृत्ति के।
34 वाला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? ए में है 1907 ईस्वी में, बी में है 1906 ईस्वी में, और सी में है 1905 ईस्वी में, और डी में 1904 ईस्वी में। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है 1907 ईस्वी में। 35 वाला प्रश्न है, रही रास किसकी रचना है? ए में है गुरु गोविंद सिंह, बी में है गुरु नानक, सी में है नानक, और डी में घनानंद। रही दास किसकी रचना है? तो गुरु नानक की रचना है। बी में बिल्कुल सही आंसर है। 36 वाला प्रश्न है, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? ए में है अच्युत, और बी में है गुणनिधि, और सी में लक्ष्मण, और डी में शंकर। तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो अच्युत नाम था। ये बिल्कुल सही आंसर है, अच्युत नाम था। 37 वाला प्रश्न है क्या? एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? ए में लुटेरों से, बी में देश के दुश्मनों से, और सी में नादिरों से, और डी में इनमें से कोई नहीं। एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने का बात करता है? तो नादिरों से। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, नादिरों से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 38 वाला प्रश्न है, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? ए में 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक, बी में 1892 ईस्वी से 1913 ईस्वी तक, और सी में 1894 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक, और डी में 1893 ईस्वी से 1913 ईस्वी तक। तो गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से प्रवास कब से कब तक था? तो इन में बिल्कुल सही आंसर है 1883 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक। ठीक है। 39 वाला प्रश्न है, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? ए में 27 साल, बी में 26 साल, और सी में 25 साल, और डी में 24 वर्ष। तो क्या होंगे? 27 वर्ष होंगे। पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला, उनकी उम्र क्या थी? 27 वर्ष की थी। ठीक है। 14 नंबर में है, कवि ने मालिन किसे कहा है? ए में शंकर पार्वती को, बी में गणेश लक्ष्मी को, और सी में कृष्ण राधा को, डी में राम सीता को। कवि ने मालिन किसको कहा है? तो कृष्ण राधा को। सी में बिल्कुल सही आंसर है, कृष्ण और राधा। 41 वाला प्रश्न है, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? ए में है 2, बी में है 3, और सी में है 4, डी में है 1। तो मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? तो 3 संतानें थी। बी में बिल्कुल सही आंसर है। 42 वाला प्रश्न है, यज्ञ का जन्म कब हुआ था? ए में है 1910 ईस्वी में, बी में 1911 ईस्वी में, और सी में 1912 ईस्वी में, और डी में 1913 ईस्वी में। तो यज्ञ का जन्म कब हुआ था? बी में बिल्कुल सही आंसर है, 1911 ईस्वी में हुआ था। 43 का वाला प्रश्न है, दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ए में है रसीम रथी, बी में है संस्कृति के 4 अध्याय, और सी में है उर्वशी, डी में है रेणुका। दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, उर्वशी। 44 वाला प्रश्न है क्या? नौबत खाने में इबादत साहित्य कौन सी विधा है? ए में निबंध, बी में कहानी, सी में व्यक्ति चित्र, और डी में साक्षात्कार। तो नौबत खाने में इबादत साहित्य कौन सी विधा है? तो व्यक्ति चित्र है। सी में बिल्कुल सही आंसर है। 45 वाला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? ए में 6ठी पीढ़ी, बी में है 7वीं पीढ़ी, और सी में 9वीं पीढ़ी, और डी में 8वीं पीढ़ी। तो इसमें क्या होंगे? 7वीं पीढ़ी होंगे। बी में बिल्कुल सही आंसर है, 7वीं पीढ़ी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। 46 वाला प्रश्न है, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए महामारी खर्च देने का निर्णय लिया? ए में है 50 रुपए, और बी में है 75 रुपए, और सी में 100 रुपए, और डी में है 60 रुपए। तो सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए महामारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो 50 रुपए। इनमें बिल्कुल सही आंसर है, 50 रुपए। 47 वाला प्रश्न है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? ए में 8वीं सदी से, बी में 6ठी सदी से, और सी में 9वीं सदी से, और डी में 4थी सदी से। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो 8वीं सदी से। नंबर बिल्कुल सही आंसर है, 8वीं सदी से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट 44 वाला प्रश्न है, बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? ए में है
10 रुपये, बी में है 11 रुपये और सी में 12 रुपये और डी में 30 रुपये। तो बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? तो 11 रुपये। बी में बिल्कुल सही आंसर है 11 रुपये। 49 वाला प्रश्न है, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? ए में आदर्श, बी में काल्पनिक और सी में यथातथ्य और डी में इनमें से कोई नहीं। तो भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो सी में बिल्कुल सही आंसर है यथातथ्य। 50 नंबर लास्ट वाला क्वेश्चन है 50 का। जातीय असीमता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? ए में है विचिक्षण और बी में है अविचिक्षण और सी में है विचिक्षण और अविचिक्षण दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। तो सी में बिल्कुल सही आंसर है विचिक्षण और अविचिक्षण दोनों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लाएंगे।